तो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन चैप्टर 2 सिविक्स का पूरा वन शॉट एक्सप्लेनेशन समझने वाले इसकी। आपको बता दूं कि इसके चैप्टर 1 की मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मतलब पूरी वीडियोस बना रखी है, पूरा चैप्टर खत्म कर रखा है। उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर 2 को तो पूरा एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। चैप्टर 2 वन शॉट एक्सप्लेनेशन होगी, पूरा आपको ध्यान से देखना है। आराम से बैठिए और बस इस चैप्टर को समझते चलिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले आज जो हम समझेंगे वो समझेंगे साउथ अफ्रीका की कहानी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जरूरी क्यों है, उसको समझने के लिए हमें एक कहानी समझनी पड़ेगी। वो है साउथ अफ्रीका की कहानी, जिसमें साउथ अफ्रीका में जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में जो स्ट्रगल फ्रीडम फाइटर थे, बहुत सारे थे ना फ्रीडम फाइटर। जैसे भगत सिंह थे, ठीक है, और भी बहुत सारे थे, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे लोग थे। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी एक ऐसे ही फ्रीडम फाइटर थे जिसका नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की कहानी पढ़ने वाले हैं कि नेल्सन मंडेला को बेसिकली बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने बेसिकली साउथ अफ्रीका में एक एक सिस्टम चलता था, उसका नाम था, बहुत ध्यान से मानना मेरी बात, साउथ अफ्रीका में सिस्टम चलता था जिसकी वजह से गांधी जी भी वहीं पे थे। पहले गांधी जी, आपको याद होगा, गांधी जी भी वहां पर गए थे साउथ अफ्रीका में। और गांधी जी भी उस चीज को फेस कर कर गए थे। वो क्या था, बेसिकली रेस सिस्टम था वो, यानी कि नस्ल भेदभाव होता था। नस्ल भेदभाव क्या होता था, नस्ल भेदभाव। ठीक है। मतलब क्या कि वहां पर क्या था, वाइट, एक थे वाइट लोग और कुछ लोग थे ब्लैक। तो व्हाइट और ब्लैक के बीच में नस्ल भेदभाव होता था कि अगर कोई बंदा ब्लैक है तो उसको उसको छोटा दर्जा दिया जाएगा, और कोई बंदा व्हाइट का है तो उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। ये होता था। ठीक है। तो बेसिकली ये सिस्टम वहां पर चलता था, और उसी के खिलाफ नेल्सन मंडेला जी ने भी लड़ाई लड़ी। और आपको अगर याद है या फिर पता है थोड़ा बहुत, महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे लगभग 1993 में। उन्होंने भी ये सिस्टम फेस किया, रेस सिस्टम, और उन्होंने भी वहां पर लड़ाई लड़ी और वहां पर सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह मूवमेंट इंडिया में बाद में चलाया, पहले महात्मा गांधी जी ने ये ट्राई करा। महात्मा गांधी जी ने सही ये जो रेस सिस्टम है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी पहले साउथ अफ्रीका में जाके। जब वहां सत्याग्रह सक्सेसफुल हुआ तब इंडिया में आए वो। ठीक है। और महात्मा गांधी जी को एक बार ट्रेन से फेंक दिया गया था क्योंकि वो थे ब्लैक, और वो एक बार ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे। और ट्रेन में आपको पता है कि वहां पर प्रॉब्लम क्या थी ट्रेन में, कि वो ट्रेन थी, सारे उसमें व्हाइट लोग भर रखे थे, लेकिन एक महात्मा गांधी जी उसमें ब्लैक थे। और व्हाइट वाले कह रहे थे कि अब ट्रेन से बाहर निकलो। महात्मा गांधी जी कहते मेरे पे टिकट है, तो उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। तब जाके महात्मा गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। और लड़ाई भी कैसी थी, वो बिल्कुल शांत लड़ाई, नॉन वायलेंस। समझा रही बात। तो नेल्सन मंडेला जी की कहानी देखो समझने वाले हैं। तो देखो, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, दिस वॉज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी की वजह से बना कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका में। ये आपका देखो फोटो भी दिख रही है, नेल्सन मंडेला। उनको बेसिकली ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। नेल्सन मंडेला जी को जेल में डाल दिया गया, इसे बोलते हैं इम्प्रिजमेंट। उनको जेल में डाल दिया गया फॉर ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब क्या होता है, देशद्रोह। देशद्रोह, यानी कि देशद्रोह के केस के अंदर उनको जेल में डाल दिया गया नेल्सन मंडेला जी को, कि उनको खिलाफ देशद्रोह का केस लगा दिया व्हाइट। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, वहां पर व्हाइट
अब देखो ध्यान से समझना, साउथ अफ्रीका में गवर्नमेंट किसकी थी? गवर्नमेंट थी वाइट वालों की, ठीक है। लेकिन लोग ज्यादा किसके थे? मेजोरिटी वहां पर किसकी थी? मेजोरिटी वहां ब्लैक लोग रहते थे। मतलब गवर्नमेंट थी वाइट वालों की, और लोग रहते थे ज्यादातर वहां पर ब्लैक वाले। तो भैया वहां पर तभी तो प्रॉब्लम सबसे बड़ा हुई थी, और व्हाइट वाले ब्लैक वाले को परेशान करते थे, ठीक है। यही करते, ये सबसे बड़ी वहां प्रॉब्लम थी साउथ अफ्रीका में। मतलब वहां पर व्हाइट वालों की सरकार है, ब्लैक वाले को, ब्लैक वाले ज्यादा लोग हैं तो ब्लैक वाले भैया कहाँ रह गए। और उन्होंने यही करा। तो देशद्रोह का केस लगा दिया नेल्सन मंडेला पे, और ट्रीजन बाय द वाइट साउथ साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। और उसके साथ ही एंड द 7 अदर लीडर, उसके साथ 7 और लीडर को जीवन भर की जेल में डाल दिया गया 1964 में। 1964 में, 1964 में इनको जेल में डाल दिया गया। इसके साथ और साथ, इसके साथ और लीडर जो जुड़े हुए थे नेल्सन मंडेला जी के साथ, और जो 7 और लीडर थे उनको भी जेल में डाल दिया गया। और लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी, मतलब जीवन भर जेल में, उम्र कैद, यू कैन से दैट, उम्र कैद की सजा। किसकी सजा? उम्र कैद की सजा डाल दी। और क्यों डाल दी गई? फॉर डेयरिंग, क्योंकि वो बहादुर थे, और वो अपोज कर रहे थे। किस चीज का अपोज कर रहे थे? अपार्थाइड रिजीम इन इस कंट्री। ये अपार्थाइड क्या होता है? देखो अपार्थाइड ही, जो मैं आपको बता रहा था, ऐसा सिस्टम जहां पर व्हाइट और ब्लैक नस्ल भेदभाव होता है ना, उस चीज का, कि ऐसा भेदभाव सिस्टम जहां पर व्हाइट और ब्लैक को अलग अलग दर्जा दिया जाएगा, कि व्हाइट को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ब्लैक वालों को कम मिलेगी। और इसी सिस्टम को बोलते हैं अपार्थाइड। अपार्थाइड सिस्टम क्या बोलते हैं? अपार्थाइड। इसको कह सकते हो रिजीम भी कह सकते हो, रिजीम कह दो, रिजीम का मतलब हो गया शासन, ठीक है। कि अपार्थाइड सिस्टम वहां पर चलता था। नेल्सन मंडेला जी भी उसी के खिलाफ थे, उसी को अपोज कर रहे थे। इसीलिए उनको देशद्रोह कह दिया गया व्हाइट वालों ने, और उसको जेल में डाल दिया गया। समझ गए? तो यही लिखा हुआ। और उन्होंने अपनी लाइफ 28 साल जेल, नेक्स्ट 28 साल जेल में बिताई। और वो जेल थी बहुत ही, रोबन आइलैंड में जेल है, बड़ा ही दर्दनाक जेल है वो कह रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड के खिलाफ कैसे संघर्ष हुआ साउथ अफ्रीका में। तो अपार्थाइड के बारे में पूरा बता रखा है, देखो। अपार्थाइड वाज अ नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, लिखा हुआ है ना। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है नस्ल भेदभाव। यानी कि बचपन से अगर आप वाइट वाले हो तो उसको आपको अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ब्लैक वाले हो तो अलग। नस्ल भेदभाव, यूनिक टू साउथ अफ्रीका। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, द वाइट यूरोपियन इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। वाइट यूरोपियन ने ये सिस्टम लगाया गया साउथ अफ्रीका में। ड्यूरिंग द 17 एंड 18 सेंचुरी द ट्रेडिंग कंपनी फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्स। बहुत 17 और 18 सेंचुरी में क्या हुआ था कि यूरोप से बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनी आ गई थी, और साउथ अफ्रीका में कब्जा कर लेता आर्म्स और फोर्स में। इन दिस वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया, उसी के साथ वो उन्होंने इंडिया में भी कब्जा कर लिया था। आपको पता है यूरोप से जब इंग्लैंड से आए थे पहले, तो साउथ, पहले तो आपको पता है ये साउथ अफ्रीका था, साउथ अफ्रीका में कब्जा किया, वहां से इंडिया में भी गए। क्योंकि वो यूरोप से जो कंपनी आ रही थी, वो बेसिकली ट्रेडिंग करना चाहती थी, माल बेचना चाहती थी, जिस वजह से उन्होंने कब्जा कर लिया। कह रहे कि बट अनलाइक इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट हैड सेटल इन साउथ अफ्रीका। कह रहा है इंडिया में छोड़ के बहुत सारे वाइट लोग ना ये साउथ अफ्रीका में सेटल हो रखे थे, और वो लोकल रूलर बन चुके थे, वाइट वाले। तो वही वो कह रहा है, द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल देम ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। अपार्थाइड सिस्टम क्या करता है, लोगों के स्किन कलर के ऊपर भेदभाव कर देता है, उनको लेबल कर देता है कि भाई अगर आप व्हाइट वाले हो तो इसका मतलब आप बहुत बढ़िया हो, ब्लैक वाले हो तो आप घटिया हो, स्किन कलर के बेस पे। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका और ब्लैक इन कलर। अब वो कह रहा है कि जो वहां के लोकल लोग थे साउथ अफ्रीका के, वो तो सारे ब्लैक थे, नेल्सन मंडेला ब्लैक थे, सारे लोग ज्यादा ब्लैक थे वहां। और 3/4 लोग थे वो
3/4 पॉपुलेशन थी ब्लैक वालों में। मतलब कि ब्लैक वाले कितने थे, 3/4। 75% लोग तो ब्लैक ही थे, सिर्फ 25% लोग व्हाइट थे वहां पर। वो कह रहा है बिसाइड दीज टू ग्रुप, दीज वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस। कह रहा है कि दो ग्रुप को छोड़ के एक और लोग थे जो थे कलर्ड। मतलब जो व्हाइट भी थे, ब्लैक भी थे। ना तो पूरी तरह से व्हाइट थे, ना पूरी तरह से ब्लैक थे, दोनों थे, मिक्स थे। तो मिक्स कलर के भी तो लोग थे वहां पर। उसके बाद एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, और ऐसे लोग भी थे जो इंडिया से भाग के साउथ अफ्रीका में आ गए थे। माइग्रेट का मतलब उधर से उधर से भाग के इधर आ गए थे। तो ऐसे लोग भी थे। तो वाइट रूलर ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट आर इंफीरियर। जो भी वाइट रूलर थे वो कहते थे कि भैया, जो भी बाकी लोग बचे, ब्लैक वाले, कलर्ड वाले, इंडिया के जो माइग्रेट हो रखे थे, वो बड़े छोटे लोग हैं, इंफीरियर है। तो नॉन वाइट को वोटिंग राइट भी नहीं मिलता था वहां पे। समझ रहे हो? नॉन वाइट को वोटिंग राइट भी नहीं मिलता था। तो मतलब कि नॉन वाइट कौन कौन से, अब यहां से देखो, नॉन वाइट कौन कौन से थे। एक तो हो गए ब्लैक, एक हो गए कलर्ड, जो ना तो पूरी तरह व्हाइट है ना ब्लैक है। एक हो गए पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। समझ गए? अब देखो, आगे बता रहा है अपार्थाइड सिस्टम कैसे ओप्रेसिव था ब्लैक के लिए, यानी कि ब्लैक के लिए वो कैसे दुष्प्रभाव था, ब्लैक के लिए क्यों गलत था अपार्थाइड सिस्टम। क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, कि अपार्थाइड सिस्टम ब्लैक वालों के लिए क्यों गलत था। तो देखो, दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरिया। उनको मना कर जाता था कि भाई आप वाइट एरिया में जा नहीं सकते। मतलब जिस जगह पे वाइट लोग हैं वहां पर ब्लैक लोग नहीं आ सकते। उसके बाद दे कुड वर्क इन वाइट एरिया ओनली इफ दे हैड, वो वाइट एरिया में वर्क कर सकते हैं अगर अगर उनको परमिशन मिलेगी। ठीक है, तो वो वाइट एरिया में वर्क कर सकते हैं, देखो, अगर परमिट, जब उसको परमिट मिलेगा। उसके बाद ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग हॉल, स्विमिंग पूल वगैरह। ठीक है, पब्लिक टॉयलेट वर ऑल सेपरेट फ्रॉम वाइट एंड ब्लैक। मतलब बहुत सारे ऐसी जगह जहां पर लोग जाते हैं, स्विमिंग पूल, स्विमिंग, सिनेमा हॉल, ट्रेन, बसेस, टैक्सी, इन सब जगह पे व्हाइट और ब्लैक के लिए सेपरेट बना दिया कि भाई व्हाइट वाले की ये लाइन है, ब्लैक वालों की अलग है। उसके बाद दिस वॉज कोल्ड सेग्रीगेशन, उसी को सेग्रीगेशन बोलते हैं, अलग अलग करना, कि व्हाइट वालों को अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ब्लैक वालों को अलग। उसके बाद ब्लैक वाले लोग दे कुड नॉट विजिट द चर्चिस वेयर द वाइट वर्शिप। जहां पर भी व्हाइट लोग अगर चर्च में है, चर्च में अगर पूजा करते हैं, ब्लैक वाले नहीं जा सकते। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट। ब्लैक वाले ना तो कोई आप संगठन बना सकते हैं अपना, ना ही वो प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। समझ गए? तो ये चीज हुई। लेकिन उसके बाद सिर्फ 1950s ब्लैक वाले, कलर्ड वाले और इंडियन, आपको पता है ना, तीन लोग हैं नॉन वाइट। कौन कौन से? ब्लैक वाले, कलर्ड वाले और पीपल जो माइग्रेट हुए थे इंडिया से। उन्होंने भी लड़ाई लड़ी इस सिस्टम के खिलाफ। तो अपर सिस्टम के खिलाफ 1950 से लड़ाई लड़ी गई। उन्होंने एक बहुत सारे, दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक। उन्होंने बड़े सारे मार्चेस निकाले, यानी कि जुलूस निकाला, रैली निकाली, और स्ट्राइक कर दिया, स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, धरने में बैठ गए, धरने में बैठ गए वो। और उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी बनाई, वॉज द अम्ब्रेला, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन। जो सेग्रीगेशन करा जा रहा था ब्लैक वालों का और व्हाइट वालों का, अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बना के। और दिस इंक्लूडेड, उसमें बहुत सारे वर्कर यूनियन को जोड़ा गया, जो वर्कर काम करते थे फैक्ट्री में। कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि जो पार्टी बेसिकली चाहती थी कि भाई वाइट वाले नहीं रहे, उसको भी जोड़ा गया। मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइन। ऐसे ऐसे बहुत सारे वाइट लोग थे
जो जो अपर थे सिस्टम के भी अंगेज में थे, उन्होंने भी हाथ बढ़ाया हमारे हाथ, वो भी जुड़ गए। उन्होंने बहुत ज्यादा लीडिंग रोल प्ले करा इसमें। इन दिस नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफेड मार्किंग द न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी ऑफ। वो कह रहा है कि मैंने नॉन जो बहुत सारे नॉन वाइट में से बहुत सारे वाइट थे, उन्होंने एएनसी जोड़ी। उन्होंने बड़ा लीडिंग रोल प्ले करा नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका में। और उन्होंने एक अनफ्लड कर दिया, यानी कि लहराया। अब एक झंडा लहराया उन्होंने, साउथ अफ्रीका में झंडा लहराया। ठीक है, झंडा लहराए, झंडा लहराया उन्होंने कि हमारी डेमोक्रेसी आज से नहीं बन रही है। तो वहां से डेमोक्रेटिक कंट्री बनना स्टार्ट हुई साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो वो कह रहा है कि एएनसी, जब ये एएनसी ने उसमें, और जो नॉन वाइट है, वाइट वाले लोग थे, उन्होंने लीडिंग रोल प्ले करा, साउथ अफ्रीका में झंडा लहराया कि आज से हमारी न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी है। ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो आजाद हो चुका था वो तो पहले ही हो चुका था। ठीक है, साउथ अफ्रीका कोई अभी से आजाद नहीं था, आजाद तो पहले ही हो गया था, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं थी वहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो वो कह रहे हैं कि न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी उस समय बनी साउथ अफ्रीका में। ठीक है। आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका, अगर पूछे आपसे कोई साउथ अफ्रीका आजाद कब हुआ था, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट कब हुआ था, तो बेसिकली वो तो हो गया था 1931 में। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं थी वहां पर। तो डेमोक्रेसी फिर अब जाके बनी। उसके बाद देखो, हाउ डिड दिस कम आउट, लेट अस हियर मंडेला। उसके बाद मंडेला, उसके बाद पहले प्रेसिडेंट बन गए। अच्छा, ये डेमोक्रेसी कब आई थी, इसका भी अगर आपको डेट पूछी जाए तो, मतलब वैसे पूछेगी नहीं, लेकिन आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो साउथ अफ्रीका रिपब्लिक कंट्री कब बनी थी, तो बनी थी 1961 में जाके। 1950 के बाद लड़ाई लड़ी गई 1950 से, तो 61 में जाके साउथ अफ्रीका रिपब्लिक कंट्री बन गई थी। और पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे साउथ अफ्रीका के, न्यू साउथ अफ्रीका के, नेल्सन मंडेला। जी हाँ, नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला वो द फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट पहले बने थे साउथ अफ्रीका के। और आपको बता दो कि एक और चीज आपको समझनी है, एक और चीज आपको समझनी है। ठीक है, साइज 1961 में तो बेसिकली साउथ अफ्रीका रिपब्लिक कंट्री बन गई थी। लेकिन जो प्रेसिडेंट जो बने थे ना, देखो उसके बाद प्रेसिडेंट तो जाके बाद में बने थे। रिपब्लिक कंट्री बन गई थी, लेकिन उस समय भी प्रेसिडेंट कोई नहीं था। प्रेसिडेंट जो बने थे नेल्सन मंडेला, वो कब बने थे, वो बने थे 1994 में। 1994 से 1999 तक प्रेसिडेंट रह चुके हैं पहले प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका। उससे पहले सिर्फ गवर्नमेंट ऐसे ही चलाती थी। उस समय कोई ऐसा नहीं था कि कोई प्रेसिडेंट था 61 के बाद। बेसिकली उससे पहले इलेक्शन नहीं होते थे, मतलब प्रेसिडेंट होता था, गवर्नमेंट खुद बनाती थी 61 के बाद। गवर्नमेंट प्रेसिडेंट बनाती थी खुद से। बट 1994 में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने के बाद लोगों ने चुना जब किसी प्रेसिडेंट को, वो थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला पहले प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, तो उन्होंने इतनी बड़ी स्पीच दी, फिर वहां पर ये स्पीच है, पढ़ सकते हो आप अपनी, कि वहां पर उन्होंने कहा हिस्टोरिकल एनिमी सक्सेडिंग इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन। कोई बात करे कि अपर्थेड, देखो अपर्थेड सिस्टम से हमने हटा के डेमोक्रेसी ले आए साउथ अफ्रीका में। और ये दर्शाता है कि भाई नेवर गिव अप, हमें विश्वास करना चाहिए, है ना, कुछ भी अचीव हो सकता है। समझ आ गई बात, ये चीज थी। तो वही कहा सेवरल कंट्री, उसके बाद बहुत सारी कंट्री जहां पर अपर्थे सिस्टम था, वो भी अब लड़ने लग गए अपर्थे सिस्टम के खिलाफ। उन्होंने भी मान लिया कि हाँ, जब साउथ अफ्रीका में हट सकता है, तो इसका मतलब ये हर जगह पे गलत है, अनजस्ट है, ये रेसिस्ट है। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड ऑफ ब्लैक। कह रहा है लेकिन तब भी वाइट गवर्नमेंट जो है, वाइट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रूल कर रही थी, अलग अलग जगह पे टॉर्चर कर रही थी, मार रही थी बहुत सारे ब्लैक और कलर्ड पीपल को अलग अलग जगह पे। समझ रहे हो, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर दी लोगों को। ये क्लियर हो गया बात।
हमने यहाँ तक समझ लिया पूरा अपर्दे सिस्टम के बारे में। अपर्दे सिस्टम क्या है, किस तरीके से नेल्सन मंडेला थे वहां पर जो लड़े, और किस तरीके से नेल्सन मंडेला ने अपर्दे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के ही लीडर थे बेसिकली। जो नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने थे वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ही थे, ठीक है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने इस तरह स्ट्रगल करी और उन्होंने जीत दिलाई नेशनल, और वहां पर जीत गए। और आखिरकार ये अपर्दे सिस्टम के खिलाफ जो लड़े और उसको हटा दे गए, समझ गए। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है, जो मेन टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में संविधान कैसे बना, ये तो समझ लिया कि अपर सिस्टम की कैसे लड़ाई हुई। लेकिन साउथ अफ्रीका में ये संविधान कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, नया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। नया क्योंकि कह रहा है भैया, क्योंकि भैया पहले जो संविधान था वो कैसा था। वो संविधान असल में ऐसा नहीं था कि जो सबको बेनिफिट करे, कोई रूल वगैरह ऐसे नहीं थे। लेकिन जो अपर से सिस्टम के खिलाफ लड़ने के बाद एक नया बना फिस्कल सिस्टम, जिससे वो एक्चुअली सभी सिटीजन के लिए बना। पहले सिर्फ वाइट के लिए ज्यादा था। तो अब ये इसलिए बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, स्ट्रगल हुई अपर के सिस्टम के खिलाफ। फिर गवर्नमेंट को लगा कि भैया अगर ब्लैक वालों को, भैया दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक, उनको लगा कि भैया ब्लैक वाले मेरे कब्जे में नहीं आ पाएंगे ज्यादा। तो इसलिए व्हाइट रिजीम ने अपनी सारी पॉलिसीज को चेंज करा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले था लेकिन वो व्हाइट वालों का था। व्हाइट वालों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा था, तो उनको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ गई। और उन्होंने कहा कि भैया ये डिस्क्रिमिनेटिव जो लॉ है, यानी कि अपर्थे सिस्टम है, उसको रिपील करना पड़ेगा। रिपील का मतलब होता है कैंसिल करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा उसको। गवर्नमेंट को लगने लग गया क्योंकि बहुत ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है। तो बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टी एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया वर लिफ्टेड। जो पॉलिटिकल पार्टी को बनाने से मदद मना कर रखा था और जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी उसको लिफ्ट कर दिया, मतलब उसको हटा देगा। और 28 सालों के बाद, इम्प्रिजमेंट के बाद, नेल्सन मंडेला को छोड़ा गया। और उसको आखिरकार वो फिर मिड नाइट में 26 अप्रैल 1994 में, मिड अप्रैल 1994, ठीक है। उसके बाद द न्यू उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। देखो, द न्यू आगे लिखा हुआ है यहां से, देखो एक मिनट, ये द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। ये उल्टा हो गई थी, गलत, ये गलत लाइन हो गई थी। ये लाइन यहाँ से यहाँ नहीं थी, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो गई थी। तो ये बेसिकली ये था कि जब उस समय बाद में 1994, 26 अप्रैल 1994 को आखिरकार मिड नाइट में नया नेशनल फ्लैग रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका को लहराया गया, अनफ्लर्ड करा गया। और वहां से माना जाता है कि न्यू बोर्न डेमोक्रेसी बनी। अब वैसे देखा जाए तो 1961 में ही रिपब्लिक बन गया था। मतलब उस रिपब्लिक का वहां पर मतलब था मोनार्ची हट गई थी। मतलब मोनार्ची हट गई थी, फिर भी वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वो तब भी कैसा था, व्हाइट वालों का ही था। मोनार्ची हट गई थी 1961 में। हालांकि तब भी व्हाइट वालों की गवर्नमेंट नहीं हटी थी। असल में जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आप कह सकते हो कब बना, यानी कि जब इलेक्शन होने लग गए, चुनी हुई सरकार कब से बनने लग गई, वो बनी थी 26 अप्रैल 1994, ठीक है। वहां से, तो वहां से न्यू बोर्न डेमोक्रेसी साउथ अफ्रीका बनी। अपार्थाइड गवर्नमेंट को बंद कर दिया गया और एक मल्टी नेशनल गवर्नमेंट बन गई। वहीं से देखो फिर नेल्सन मंडेला ने लाइन बोली थी, ये उसकी बात की बात थी ये वाली, ठीक है। ये बात की बात समझ गए, वहां वहां लाइन वो वाली थी। क्लियर। सो ये कह रहा है कि आफ्टर इमरजेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, लिखा डेमोक्रेटिक मतलब अब इलेक्शन होएंगे, चुनी हुई सरकार बनेगी। तो ब्लैक लीडर अपील टू फेलो ब्लैक टू फॉरगिव द वाइट टू द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड टू वाइट इन पावर। तो वाइट पीपल जो थे, सॉरी ब्लैक पीपल थे, उन्होंने, ब्लैक पीपल ने कहा कि भैया आपको भूल जाना चाहिए जो भी व्हाइट वालों ने आपके आपके लिए गलत किया है, एट्रोसिटी जो भी उसके दुष्प्रभाव है, आप उसको भूल जाओ। जब वो पावर में थे उसके साथ आपने आप उन्होंने क्या क्या गलत किया ब्लैक वालों के साथ, उसको भूल जाओ।
उन्होंने कहा कि देखो, दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका। उन्होंने कहा कि आप नई शुरुआत करते हैं, एक नया तरीके से साउथ अफ्रीका को बनाएंगे जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यू पे बेस होगा, सोशल जस्टिस पे बेस होगा, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बेस होगा। जो पार्टी ने रूल किया बहुत ऑपरेशन के थ्रू, बहुत बेरहमी से, उसको भूल जाओ। उसके स्ट्रगल को ही आप अपना फ्रीडम स्ट्रगल बना लो, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। यानी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात होने लग गई। अब बात किसकी होने लगी? कॉन्स्टिट्यूशन, कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। जो हो गया सो हो गया, अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। तो 2 साल डिस्कशन हुआ, डिबेट हुई, तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फिर आखिरकार वहां जाके बना 2 साल के बाद। तो दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू सिटीजन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से सिटीजन को राइट्स मिलते हैं। सिटीजन के लिए बनता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सिटीजन जो हमारे कंट्री में रह रहे हैं उसको अच्छे से राइट दिया जाए। ठीक है, एक नया, जितने भी हमारे कंट्री में प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो उसके अंदर। किसी को भी डायमन ना, डायमन की तरह ट्रीट नहीं, डायमन का मतलब राक्षस, किसी को भी राक्षस की तरह ट्रीट ना करा जाए। ठीक है, किसी को भी। दे एग्रीड एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। सभी लोगों को एक साथ मिलके जोड़ा जाए। और प्रियम्बल साउथ अफ्रीका का, प्रियम्बल क्या होता है ये सब बाद में समझेंगे। ठीक है, अभी आपको इतना समझ में आ गया। पहले कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक ऐसा बुक है, ये एक ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जहां पर सारे कंट्री के रूल्स, रेगुलेशंस, ठीक है, नियम कानून, और क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा, क्या प्रोसीजर होगा, ये सब चीजें लिखी जाती है। और बेसिकली ये रूल रेगुलेशन, नियम कानून बनाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो पावर है वो डिफाइन होती है कि गवर्नमेंट की पावर कितनी है। कभी भी गवर्नमेंट की पावर अनलिमिटेड नहीं होती। अगर अनलिमिटेड होगी ना तो आपके खिलाफ कुछ भी कर लेगी। सिटीजन का ध्यान रखा जाता है, सिटीजन के राइट्स को ध्यान रखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि सिटीजन को कभी भी अलग ट्रीट ना करा जाए, सभी लोग हमारे एक जैसे हैं। यानी कि इक्वालिटी पे ज्यादा फोकस करा जाता है, कोई किसी को भेदभाव ना करा जाए किसी के साथ भी, सबसे बड़ी बात। ठीक है, जस्टिस पे करा जाता है कि सबके लिए न्याय एक जैसा हो, कानून एक जैसा हो। ठीक है, ऐसे कई सारी चीजें होती है, रूल ऑफ लॉ कहते हैं उसे, यानी कि कानून सबके लिए बराबर हो। कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही हो पाता है ये। ठीक है, ऐसे कई सारी चीजें होती है, इक्वालिटी होता है, फ्रेटर्निटी होता है, यानी कि भाईचारा होना चाहिए। कंट्री में सारे लोग एक भाईचारा की तरह रहे। ठीक है, ये सब चीजें होती है। समझ आ गई बात? तो देखो, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ज्यादा पूरे वर्ल्ड में इंस्पायर करा लोगों को। जब साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ज्यादा लोगों को वर्ल्ड में एक्सपायर करा, और द स्टेट डिनाउंस्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड इन 1994 एज द मोस्ट अनइक्वल। 1994 तक तो साउथ अफ्रीका को कहा जाता था कि सबसे बेहतरीन अनडेमोक्रेटिक कंट्री है ये। लेकिन उसके बाद जब चेंजेस आए, उसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर दिया बेटर एक्सपीरियंसेस को, और साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन एक नया बना। और मंडेला ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे पास्ट और फ्यूचर का बताता है, कि पास्ट में क्या हुआ और फ्यूचर में क्या करना है। ठीक है, और ये चीज दिखाता है। और ये हमारे कंट्री का चार्टर है। चार्टर कहते हैं कि सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से कंट्री पूरी बदल जाएगी। ये चीज कही, समझ आ रही बात? उसके बाद हमारा मेन टॉपिक अलग आता है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे ज्यादा, अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे ज्यादा जरूरत कब है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की ही वजह से आपको पता है कि हमारे कंट्री में अच्छे से काम कर पाती है। अगर संविधान ही नहीं होगा तो कंट्री एक जंगल बन जाएगी, जंगल जिसे बोलते हैं। जंगल क्या होता है? जहां पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई भी किसी को मार के चला जाएगा, किसी को भी मार जाएगा, मतलब कोई भी तरीका ही नहीं होगा। तो साउथ अफ्रीका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो किस तरीके से, आप देखो, ओप्रेसर, यानी कि जो तानाशाह लोग थे, वो कैसे कैसे डील कर रहे थे लोगों के साथ। व्हाइट वाले ब्लैक वाले को किस तरह से टॉर्चर करते थे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन को। आप देखो, ब्लैक मेजोरिटी हमेशा चाहते थे कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से लोग बने, यानी कि चुनी हुई सरकार बने। लेकिन व्हाइट माइनॉरिटी चाहती थी कि हमें प्रिविलेज मिले, हमें
प्रॉपर्टी का राइट मिले, हमें प्रॉपर्टी चाहिए, हमें हमें ज्यादा प्रिविलेज चाहिए, यानी कि ज्यादा हमें फायदा हो। ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ फिर। तो आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन, बहुत ज्यादा नेगोशिएशन हुई इन दोनों पार्टी के बीच में। तो व्हाइट वाले चाहते थे कि भैया हमारे को भी मेजोरिटी रूल मिले, हमें भी भैया 1 पर्सन 1 वोट, ठीक है। वो कह रहे कि व्हाइट वाले मान के, ठीक है मेजोरिटी रूल हम करेंगे, हर एक पर्सन को वोट करने का अधिकार होगा, लेकिन वो कह रहे कि हमें फिर भी हमें फिर भी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उसके बाद दे ऑल्सो एग्रीड दैट टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट, कि ठीक है हम पुअर की मदद करेंगे, वर्कर की मदद करेंगे। और ब्लैक वाले भी ये भी मान गए उनकी बात, क्योंकि व्हाइट वाले क्या चाहते थे, व्हाइट वाले चाहते थे कि भैया हमें कुछ प्रिविलेज मिले, क्योंकि हम ज्यादा बड़े लोग थे। तो भैया बीच का रास्ता निकालो, प्रिविलेज मिले और प्रॉपर्टी मिले। तो बीच का रास्ता किसे कहते हैं, कि जहां पर व्हाइट वालों की बात मानी जाए और ब्लैक वालों की बात मानी जाए, तब जाके संविधान बनेगा ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि ब्लैक वाले भी मान गए उनकी बात। तो देखो ब्लैक एग्रीड दैट मेजोरिटी रूल ऑब्सोल्यूट नहीं होगा, मेजोरिटी प्रॉपर्टी आपकी नहीं लेगी। अगर मतलब अगर चुनी हुई सरकार बनेगी मेजोरिटी से, तो व्हाइट वालों की प्रॉपर्टी नहीं ली जाएगी, टेंशन मत लो आप। तो वो कह रहा है। तो कह रहा कॉम्प्रोमाइज बहुत इजी नहीं था, बड़ा मुश्किल से कॉम्प्रोमाइज हुआ। और ये कॉम्प्रोमाइज कैसे इंप्लीमेंट होना था, ये भी बड़ा मुश्किल था। हालांकि कह रहे कि दोनों ने आपस में ट्रस्ट किया और मान गए। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल। अगर ये ट्रस्ट बनाए रखना है, तो उसके लिए हमें कोई ऐसा एक रूल बुक बनानी पड़ेगी, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा जहां पर ये रूल लिखा हो, कि हाँ, लिखित में होना चाहिए ना, लिखित में राइटिंग में होना चाहिए, कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी बात मानेंगे, वो आपकी बात मानेंगे। तो ये कह रहा है कि हमें रूल लिखना पड़ेगा जहां पर सभी एवरीवन उस रूल को फॉलो करे। तो ये रूल्स, रूलर कैसे चूज करे जाए, ये रूल में ये भी लिखा जाएगा कि सरकार को चुनेंगे कैसे फ्यूचर में, वो भी लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद दीज रूल ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट इलेक्टेड गवर्नमेंट आर इम्पावर्ड टू डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू। मतलब इस रूल में ये भी लिखा जाएगा कि भाई पहले तो सरकार को चुने कैसे, ठीक है, इलेक्ट कैसे करें, उसके बाद उनकी पावर क्या होगी, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। और फाइनली दीज रूल डिसाइड द राइट ऑफ द सिटीजन। मैंने क्या बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, राइट्स। सिटीजन के राइट भी डिटरमाइन करना जरूरी है। देखो वही लिखा था मेरे पीछे, कि भैया गवर्नमेंट की पावर क्या होगी, गवर्नमेंट को चुना कैसे जाएगा, सिटीजन के राइट क्या होंगे। ये भी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि सिटीजन को दुरुपयोग ना करो, सिटीजन को राइट क्या है, सिटीजन को क्या क्या हमें फायदा देना है। तो दीज रूल विल वर्क, दीज रूल, ठीक है, विल वर्क। उसके बाद सोसाइटी के लिए ये रूल वर्क करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लिए वर्क करते हैं। और ये इसी की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। तो संविधान की जरूरत क्यों होती है, इसलिए होती है कि सरकार को चुना कैसे जाए, सरकार की पावर क्या होगी, लोगों के पास क्या क्या अधिकार हो गए, उसके लिए चाहिए। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अगर डिफाइन करना चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यहां से लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल। लिखित में जो रूल लिखे गए हैं, जो सारे कंट्री के लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर, एक साथ रह के, उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन एक सबसे बड़ा लॉ है पूरे कंट्री का, इज अ सुप्रीम लॉ। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा सुप्रीम लॉ है, सबसे बड़ा लॉ है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है कि लोग जो हमारे कंट्री के अंदर रह रहे हैं और जो गवर्नमेंट सरकार चला रही है, उनके बीच में रिलेशन कैसे होगा, कि सर गवर्नमेंट सिटीजन के खिलाफ ना हो, सिटीजन को कोई दुरुपयोग ना करे अपनी पावर का, और सिटीजन भी गवर्नमेंट के खिलाफ ना हो ज्यादा। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से देखो क्या क्या चीजें होती है, यहां से लिखना है। सबसे पहला, इसकी वजह से एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट आता है और कोऑर्डिनेशन आता है, जिसकी वजह से सारे लोग अपनी कंट्री में रह पाते हैं। क्योंकि अगर आपने रूल लिख दिया है तो उसकी वजह से क्या होगा, एक ट्रस्ट आ जाएगा कि अच्छा सरकार तो हमारे खिलाफ ये नहीं करेगी। सरकार, भाई रूल लिखा हुआ है कि सरकार हमारे राइट को, ये नहीं कि घर में आके किसी को भी मार देगी, जैसे पहले ऐसे ही होता था, ब्लैक वालों को मारा जाता था बेफालतू में। तो इसकी वजह से क्या होता है, ट्रस्ट आता है, विश्वास आता है। और सबसे बड़ी बात आगे क्या है, ठीक है, उसके बाद सेकंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। इसकी वजह से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, कि हमारा गवर्नमेंट बनी कैसे जाएगी, उनकी पावर क्या होगी, ये दिखाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में।
उसके बाद सबसे बड़ी बात कि इसकी वजह से लिमिट डिटरमाइन होती है कि गवर्नमेंट की पावर कितनी हो गई। पहले तो पावर क्या होगी और कितनी होगी, लिमिट होती है, ये नहीं कि अनलिमिटेड पावर दे दी उसे। और क्या सिटीजन के राइट हो गए ये भी डिटरमाइन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। और चौथा, इसकी वजह से लोगों की एस्पिरेशन यानी कि आकांक्षाएं, क्या चाहते हैं लोग, वो एक्सप्रेस होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हम सोसाइटी क्या चाहती है, हमारी कंट्री कैसे होनी चाहिए, गुड सोसाइटी कैसे होनी चाहिए, वो डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद देखो ये ना आगे लाइन ये थी, दीज रूल विल वर्क, आगे लाइन ये थी नीचे, ये जो आगे लाइन थी ना वो ये थी, दीज विल रूल वर्क फॉर द सिटीजन, ये रूल जो है सिटीजन के लिए वर्क करते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो था कि दीज रूल विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली। रूल तब काम के है जब जो जीती हुई सरकार है उसे बदल ना दे, आसानी से बदलने नहीं चाहिए। अगर रूल को कोई भी बदल देगा फिर क्या रूल, किस बात का रूल है वो। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल होता है ना, वो ऐसा रूल होता है जो आप जल्दी से बदल नहीं सकते, तभी वो काम का है। तो दिस इज व्हाट साउथ अफ्रीकन डिड, साउथ अफ्रीकन यही करा। उन्होंने कुछ ऐसे बेसिक रूल बनाए जिसकी वजह से बहुत बड़े सुप्रीम लॉ बने वो, कोई भी गवर्नमेंट उसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। उसी को सेट ऑफ बेसिक रूल को कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकिंग है वो साउथ अफ्रीका में यूनिक नहीं थी। हर एक कंट्री में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग रिलेशनशिप होते हैं, तो बहुत ज्यादा मुश्किल से कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि हर एक के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। उन सबके ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है, तो एनी एसोसिएशन नीड्स, और हर जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। अगर आपसे कोई पूछे कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है, ये सारे पॉइंट थे, 4 पॉइंट थे। ठीक है, और हर एक एसोसिएशन में कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है, चाहे वो क्लब क्यों ना हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों ना हो, हर एक में चाहिए होता है। पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, कोई भी जगह पे एक सेट ऑफ रूल तो चाहिए होता है ना, कि अगर कोई कानून नहीं होगा, कोई रूल नहीं होगे, तो वो कोई भी कंपनी भी नहीं चल सकती। कंपनी में भी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है हर जगह पे। ठीक है, बेसिकली जो रूल्स है वो ये चीज होती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो इंडिया में कैसे बना कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि देखो आपकी बुक के सबसे लास्ट में ग्लोसरी में भी कुछ डेफिनेशन दे रखी है, वहां से भी आप जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है अभी तक वो भी आप ले सकते हो। जैसे अपर थ्रेड की डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है कि जो ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल सेपरेशन एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक फॉलोड बाय गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जो 1948 से 1989 तक चला रखी थी ना पॉलिसी, 1994 में तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। ठीक है, तो वो अपर थ्रेड है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन देखो दे रखी है यहाँ पर, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, जहां पर फंडामेंटल रूल लिखे जाते हैं, बेसिक रूल, फंडामेंटल बेसिक रूल, जिसकी वजह से पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को गवर्न होती है और सोसाइटी को गवर्न करा जाता है, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। रीजन का देखो मतलब लिखा हुआ है यहाँ पर, द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, यानी कि देशद्रोह। कैसा देशद्रोह, कि हम जब गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर अगर कोई मुकदमा चलता है हमारे ऊपर, उसको बोलते हैं देशद्रोह। ठीक है, और नेल्सन मंडेला जी को देशद्रोह के केस में अंदर करा गया। तो अगला हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं कि क्या टॉपिक है ये। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने अभी साउथ अफ्रीका में देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना हुआ जाता है ना, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग भी हमने समझा। फिर ऐसे ही इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, अब उसकी कहानी देखिए। जैसे साउथ अफ्रीका मुश्किल था ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, इंडिया में बहुत मुश्किल था। साउथ अफ्रीका में क्या गड़बड़ थी, अपर थेट सिस्टम। इंडिया में क्या गड़बड़ थी, इंडिया में ब्रिटिश का रूल था। देखिए कोई ना कोई वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ऐसे ही नहीं कि रातों रात किसी को लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, नहीं। एक बहुत बड़ा पीछे बैकग्राउंड थी, बहुत बड़ा पीछे गड़बड़ थी, बहुत बड़ा पीछे स्ट्रगल थी, उसके कारण बना है। इंडिया में ब्रिटिश का रूल था, तो सब लोगों ने, फ्रीडम फाइटर ने इसके खिलाफ स्ट्रगल लड़ी, संघर्ष लड़ा, देश को आजाद दिलाने के लिए। और ऐसे बहुत सारे, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी तो थे ही, कई सारे फ्रीडम फाइटर ने स्ट्रगल लड़ी। और इसकी वजह से जब देश आजाद हुआ, तब हमें लगा कि हाँ यार, जो हमने इतना जो संघर्ष देखी है, हमें फिर अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, जिसकी वजह से
आगे ना देखनी पड़े, हमें अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, आजाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ठीक है। फौज ज्यादा जो हमने स्ट्रगल देखी उसकी वजह से हमें लगा कि हमें अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हुई थी 1928 में, कांग्रेस, उस समय कांग्रेस पार्टी ही थी। ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी के एक लीडर थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और उसके साथ और भी ऐसे लीडर थे। ठीक है। और वो भी बहुत सारे, इसके साथ एक और लीडर थे, मोतीलाल नेहरू और बाकी जो इसके साथ लीडर्स थे, उन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का ना एक ड्राफ्ट बनाया गया। ड्राफ्ट, ड्राफ्टेड दी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सबसे पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, मतलब वो पक्का नहीं है। ड्राफ्ट का मतलब होता है कोई कच्ची चीज। जैसे आपने पेंसिल से अगर कोई लिखी हुई चीज है तो उसको मिटा सकते हो ना। पेंसिल से बंदा क्यों लिखता है? कि भाई अभी अभी पक्का नहीं है, ड्राफ्ट है, चेंजेस हो सकते हैं। तो ऐसे ही ड्राफ्ट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का में क्या होता है कि हमने अभी कच्चा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, अभी वो पक्का नहीं है, उसको चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ 1931 में ना, एक कराची में सेशन हो रहा था कांग्रेस का, कराची में, पाकिस्तान में। कराची में सेशन हो रहा था कांग्रेस का, तो उसमें आपको पता है जवाहरलाल नेहरू थे लीडर कांग्रेस पार्टी के। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा जो इंडिपेंडेंट है वो 1931 को ही हो गया, हमारा हो जाएगा कंट्री। यानी कि 1931 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा दिखेगा, आजाद भारत का, हमारा देश आजाद हो जाएगा। वो उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को 1931 को हमारा देश आजाद हो जाएगा। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस समय देखना ऐसा दिखेगा। यानी कि उन्होंने पहले ही बता दिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे आजाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन होगा 26 जनवरी को बनाया जाएगा। तो 26 जनवरी को उन्होंने कह दिया कि हमारा देश आजाद होगा और उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन उसी दिन रखा जाएगा। लेकिन आजाद तो हुआ नहीं था 1931 में। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, आगे कहानी हम पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा देश 1981 में आजाद नहीं हुआ था, लेकिन इस दिन का बहुत बड़ा रेलिवेंट है, उसको अभी आगे समझ में आएगा आपको भी। ठीक है। अभी तो यहाँ तक क्लियर हो गया। यही सारी कहानी लिखी हुई है, देखो यहाँ पे कि साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जैसे दिक्कत आई थी, हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में दिक्कत आई, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, फलाना ढिकलाना है ना। वही लिखा हुआ था कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा रिलीजियस भेदभाव है, अलग इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था, 10 लाख लोग मारे गए उसके अंदर, पार्टीशन की वजह से बड़ी दिक्कत आई थी। हमारा कंट्री पहले रूल कर रही थी ब्रिटिश, ब्रिटिश ने बहुत बड़ा रूल करा, देखो वही लिखा हुआ है। ठीक है। पार्टीशन हुआ फिर हमारा कंट्री का। तो ऐसा कई सारे उसकी वजह से मेक जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने इस चीज को समझते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है। बहुत ज्यादा कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है कि लोगों की राय ली गई, बहुत ज्यादा राय ली गई। फ्रीडम स्ट्रगल, आजादी के लिए जो स्ट्रगल लड़ रहे थे उन लोगों की राय ली गई, जैसे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद हमारा जो कंट्री की जो फ्रीडम स्ट्रगल की वजह से हमने देखा कि हमारी कंट्री कैसे दिखनी चाहिए, हमारी कंट्री में क्या होना चाहिए। तो देर वॉज शार्प डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब बहुत ज्यादा ओपिनियन था। फ्रीडम स्ट्रगल जो हुई थी उनका जो ओपिनियन था वो अलग था। ठीक है। अबाउट द पार्ट इंडिया, देखो पहले तो ये, सॉरी, ये हमारा इस चीज की लाइन नहीं है, इसके आगे की जो लाइन है वो यहाँ पर है। द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या क्या रास्ता अपनाना पड़ा, कैसे बना कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ पहुंचे। दैट इज द टॉपिक। तो जैसा आपको पता है कि ये सारी डिफिकल्टी के बीच में हमारे इंडिया में एक एडवांटेज था कि साउथ अफ्रीका में तो दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कंसेंसस, व्हाट अ डेमोक्रेटिक, कि उनको कंसेंसस नहीं लेनी पड़ी साउथ अफ्रीका में कि डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे होनी चाहिए। उनको पता ही नहीं था साउथ अफ्रीका में तो, लेकिन हमें पता था। इंडिया शुड लुक, इंडिया शुड लुक लाइक, मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। वो कह रहा है कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही हमें समझ में आ गया था कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कैसे दिखनी चाहिए, क्योंकि हमने इतनी ज्यादा दुख देख लिए थे। हमें पहले ही पता चल गया था, हमने, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतना तगड़ा कब्जा था, तो हमें पहले ही पता चल गया था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री किसे कहते हैं।
साउथ अफ्रीका में तो लोगों की राय ली गई थी कि भाई कैसे इलेक्शन होने चाहिए, कैसे कंट्री होनी चाहिए, हमें पहले पता चल गया था। ठीक है, तो वही वो कह रहा है। उसके बाद बहुत ज्यादा लेकिन डिफरेंस ओपिनियन ये था कि फ्रीडम स्ट्रगल और इंडिया इंडिपेंडेंट के बाद कैसा दिखना चाहिए। जब इंडिया आजाद हो गया था, पहले तो इंडिया आजाद नहीं हो रहा था, जब इंडिया आजाद हो गया तो अब दिक्कत ये थी कि आजादी के बाद इंडिया कैसा दिखना चाहिए, ये नहीं पता था। तो इसीलिए 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर ने एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। 1931 में एक रेजोल्यूशन कराची सेशन में, रेजोल्यूशन मतलब होता है प्रस्ताव, प्रपोजल, प्रपोजल पेश हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया कि हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे दिखना चाहिए। ठीक है, ये जो बात कर रहा था ये आगे की बात कर रहा था, अभी ये फिर पीछे की कहानी बता रहा है। पीछे की कहानी ये बता रहा है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ पहुंचे गए। कि पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू ने ड्राफ्ट करा, फिर 1931 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये कह दिया कि हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जे देश हमारा आजाद हो गया था, जे देश आजाद हो जाएगा 26 जनवरी को, उस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे दिखेगा। ठीक है, उन्होंने उस समय बात करी थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लाएंगे, यानी कि कोई भी वोट दे सकता है, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी होगी, इक्वालिटी होगी, समझ गए, माइनॉरिटी को यानी कि अल्पसंख्यक लोगों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ऐसे कई सारी बेसिक वैल्यू उस कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई थी। ठीक है, ये सब चीजें डाली गई। और उसके बाद 10 बेसिक वैल्यू वर एक्सेप्टेड, ये सभी वैल्यू एक्सेप्ट करी लीडर ने बिफोर द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मेट टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो 26 जनवरी 1931 को तो हमारा देश आजाद नहीं हो पाया था, लेकिन ये जो बेसिक वैल्यू बनाई गई थी, उसके बाद जब एक्चुअल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, अभी ये आपको बाद में समझ में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है। उसके बाद जब एक्चुअल में बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो यही बेसिक वैल्यू उसमें डाली गई थी, यही वो कह रहा है। इसको अभी इतना समझाओ। ब्रिटिश रूल ने क्या करा था, ब्रिटिश रूल ने वोटिंग राइट सिर्फ कुछ लोगों को दे रखा था। तो इससे हमें ये लगा कि वोटिंग राइट सबको देना चाहिए। देखिए वोटिंग राइट सबको देने की बात कब आई, जब पहले वोटिंग राइट कुछ लोगों पे था, इसीलिए। तो ब्रिटिश रूल ने हमें ये सिखाया कि भैया वोटिंग राइट सबको देना चाहिए। ये बता रहा है इस पैराग्राफ के थ्रू कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें डाली गई थी वो कैसे डाली गई थी, वो ब्रिटिश रूल से हमने सीख के डाली गई थी। ऐसे ही उसमें देखो ब्रिटिश रूल ने ये कहा था, एक इलेक्शन हुए थे ब्रिटिश रूल के दौरान 1937 में, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट के इलेक्शन हुए थे, बहुत सारे मिनिस्टर के इलेक्शन हुए थे, और वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी वहां पर। मतलब इलेक्शन तो हुए थे लेकिन सब लोगों को वोट करने का अधिकार अधिकार ही नहीं था। तो वहां से हमें ये समझ में आया कि भैया सब लोगों को अधिकार होना चाहिए वोट करने का। तो हमें ये भी समझ में आया कि इंडिया में इलेक्शन कैसे करवाने चाहिए, कि अपने इंस्टीट्यूशन कैसे बनाया जाएगा। तो हमें ब्रिटिश ने बहुत सिखाया। तो दिस इज वाई, दैट इज वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल। इसीलिए हमने ब्रिटिश से सीख के, जो ब्रिटिश देखो ब्रिटिश जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था ब्रिटिश का भी था। जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश का राज था तो वो बड़े सारे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाता था, और उसको बोलते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन जो ब्रिटिश का था वो उसका नाम क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बने थे। उसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। वहां से हमने सीख के, उनके जो रूल थे, उनके जो प्रोसीजर थे, वहां से सीख के हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं। समझ रहे हो, ऐसा ही नहीं अपने आप बना दे कॉन्स्टिट्यूशन, हमने लोगों से सीख के बनाया है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, पहले ब्रिटिश के देखा, उसके बाद बहुत सारे और भी देखे। देखो आवर लीडर गेन कॉन्फिडेंस, हमने अलग अलग कंट्री से सीख के बनाया। कैसे, फ्रेंच वालों ने, जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच वालों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो वहां से हमने देख के बनाया। उसके बाद ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वहां से डेमोक्रेसी पार्लियामेंट कैसे होती है, वहां से देख के बनाया। यूएस में बना तो यूएस में देख के बनाया कि बिल ऑफ राइट किसे कहते हैं। रशिया में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था, तो वहां से हमने देखा कि सोसाइटी कैसे होनी चाहिए हमारे। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चनिंग हुई, कई सारी डिबेट चली, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। समझ रहे हो। उसके बाद देखिए, ये हमने समझा। ठीक है, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ कैसे पहुंचा गया था,
उसके बाद ये बेहतरीन टॉपिक है, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसे 1931 में तो हमने सोचा था कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे, लेकिन बना नहीं था। तो बनना स्टार्ट कब हुआ और कैसे हुआ? वो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाना स्टार्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाना स्टार्ट किया था हमारा। ठीक है, तो देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले है क्या, मैं आपको पूरी डेफिनेशन बताता हूँ। तो आप बुक में आओगे, तो आप बुक में जब आओगे तो बुक में आप देख सकते हो कि आपकी ग्लोसरी में बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? एक ऐसी असेंबली, एक ऐसी असेंबली जहां पर पीपल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि जो पीपल ने चुना है जिन लोगों को, वो वहां पर बैठते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो असेंबली बनाई गई थी, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जहां पर चुनी हुई सरकार के लोग बैठते हैं, उसे क्या बोलते हैं? असेंबली। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है उसे क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ड्राफ्ट का मतलब ही देखो लिखा हुआ है, अ प्रीलिमिनरी वर्जन ऑफ अ लीगल डॉक्यूमेंट। पहली बार जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसमें चेंजेस हो सकते हैं, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ड्राफ्ट। क्लियर हो गया? ड्राफ्ट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी। तो ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से डेफिनेशन लिखनी है आपने कि जो ड्राफ्टिंग बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बहुत सारे असेंबली थी। उसमें पीप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चुनी हुई सरकार के लोग बैठते थे। ठीक है, चुनी हुई सरकार के लोग बैठते थे वहां पर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। और बहुत ही सिस्टमेटिक वर्क चलता था वहां पर, सिस्टमेटिक बहुत वर्क चलता था। ठीक है, चुनी हुई सरकार के लोग बैठते थे, बहुत ही सिस्टमेटिक वर्क चलता था वहां पर। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात की जाए और अच्छे से, तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है। इलेक्शन हुए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में पहले जुलाई 1946 में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कौन लोग बैठे जाएंगे, उसके इलेक्शन कराए गए थे जुलाई 1946 में। और उस फिर इलेक्शन जब कराए गए, तो वहां पर पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन की हुई थी दिसंबर 1946। जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए, जो लोग चुन ले गए, तो लोग चुन लिए गए। तो यहाँ पर 9 दिसंबर, ये 9 दिसंबर को, ये दिसंबर खाली लिखा हुआ ना, 9 दिसंबर को 1946 में जाके कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में पहली मीटिंग हुई थी। उसके बाद आपका क्या हुआ था? कंट्री डिवाइड हो गई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली भी डिवाइड हो गई थी। कुछ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इंडिया की बनी थी, कुछ पाकिस्तान में चलेगी। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उसमें जो मेंबर थे उस समय 299 मेंबर थे। और उसके बाद आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे थे, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये कब बने थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली के चेयरमैन बने थे, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सही बना था। ठीक है, तो वो कब बने थे? बेसिकली वो बने थे 29 अगस्त को 1947 में, इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के चेयरमैन बने थे वो। ठीक है, तो तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सही बनना स्टार्ट हुआ। और फाइनली 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया 1949 में, और असेंबली ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। और आपको पता है कि 26 नवंबर को ही कानून दिवस, लो नेशनल लॉ डे मनाया जाता है हमारे कंट्री में। लेकिन 26 नवंबर को तो बन के तैयार हुआ था, लेकिन 26 नवंबर को रिपब्लिक डे नहीं मनाया जाता। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को ही, अगले साल की 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? आपको याद होगा पीछे मैंने क्या बताया था। जब मोतीलाल नेहरू और ये जो कराची में सेशन हुआ था, इन्होंने क्या कहा था कि हमारा जो देश है वो 1931 में, यानी कि 26 जनवरी 1931 में आजाद हो जाएगा। लेकिन हुआ नहीं था। उस समय कहा था कि हम आजाद होने का कॉन्स्टिट्यूशन पेश कर देंगे, लेकिन 26 जनवरी को आजाद हुआ नहीं था। लेकिन उस 26 जनवरी को रेस्पेक्ट करते हुए, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था उस समय, उस 26 जनवरी को रेस्पेक्ट करते हुए, ठीक है, ये देखो, ये 26 जनवरी को रेस्पेक्ट करते हुए इसी दिन, इसी डेट को, इसी डेट के महीने को ही कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया जाता है, यानी कि सॉरी, रिपब्लिक डे बनाया जाता है। हमारा रिपब्लिक डे 26 जनवरी तक डिले कर दिया गया। वैसे बनाना चाहिए था 26 नवंबर को, लेकिन 26 जनवरी तक डिले कर दिया गया।
हम इसी दिन कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन वैसे बना था 26 नवंबर को, लेकिन 26 जनवरी को बनाया जाता है रिपब्लिक। रिपब्लिक डे का मतलब ये है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो प्रेसिडेंट थे, और वो हमारे इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बन गए थे। ठीक है, इंडिया के भी पहले प्रेसिडेंट कौन बन गए थे? राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे? प्रेसिडेंट थे। समझ गए? ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट थे, H.C. मुखर्जी। ठीक है, H.C. मुखर्जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और वही वही हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे। हरेंद्र कोरमर। ठीक है, ये सब थे। ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो स्पीकर थे, G.V. मावलेंकर, गणेश वासुदेव मावलेंकर, वो स्पीकर थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पीकर होता है ना, जैसे लोकसभा स्पीकर है, और वही जाके लोकसभा स्पीकर बन गए थे। पहले लोकसभा स्पीकर हमारे कौन थे? G.V. मावलेंकर ही थे। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्पीकर थे। समझ गए? तो इसलिए हम ये करते हैं। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसको हम आज भी एक्सेप्ट क्यों करते हैं? 6 डिकेड, 6 डिकेड तो बहुत, डिकेड का मतलब होता है 10 साल। 60 साल से ऊपर हो गया, बल्कि 60 नहीं, 70 साल से ऊपर हो चुके हैं। 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। ये सबसे बहुत सोच समझ के बनाया गया था, सबकी राय लेके बनाया गया था। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? राय लेके। क्योंकि ये सबकी राय लेके बनाया गया था, इसलिए आज उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, सबकी राय लेके बनाया गया था। उसके बाद बिकॉज द बेसिक रूल वर नॉट एक्सेप्टेड टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप। ठीक है, जो हमारा बहुत सारी कंट्री में, मैनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बहुत सारी, देखो बहुत सारी कंट्री में जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि वो बेसिक रूल को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो इन सम कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिट अ मेयर पीस ऑफ पेपर। बहुत सारी कंट्री में तो सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सिर्फ पीस ऑफ पेपर है, सिर्फ दिखाने के लिए। लेकिन ओवर लास्ट हाफ ओवर सेंचुरी सेवरल ग्रुप हैव क्वेश्चन सम प्रोविजन ऑफ द कंट्री। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी लोग सवाल उठाते हैं कि भाई ये चीज गलत है, जैसे आरक्षण नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन के खिलाफ बहुत ज्यादा लोग प्रदर्शन करते हैं। लेकिन फिर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक चीज है उस पर कभी क्वेश्चन नहीं करा गया। नो पॉलिटिकल पार्टी, नो लॉर्ज ग्रुप हैज एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द क्वेश्चन। लेजिटिमेसी का मतलब होता है जो बेसिक रूल है, जैसे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये सब ऐसी चीज है जो कि कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ये सबको चाहिए। इसलिए हम उसको आज भी एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन ये कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो रिप्रेजेंट करती है पीपल ऑफ इंडिया को। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो लोग चुने गए थे, जिन लोगों को हमने कहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, वो कौन थे? वो बेसिकली वही तो थे जिसको हमने चुना गया था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि वोट दे के हमने चुना था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर को, 299 जो मेंबर बने थे। इसीलिए वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। पीपल ने चुना था ना उसे, तो पीपल तो उसे एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। इसलिए आज भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो पीपल ने चुना था, इलेक्टेड बाय मैनी मेंबर। और वो सारे जो लोग थे वो कौन थे? वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, यानी कि एमएलए थे। अलग अलग जो स्टेट के एमएलए होते हैं ना, एमएलए को ही हमने चुना था। तो इसलिए हमने चुनी हुई सरकार में से चुना था लोगों को, कि भाई आप जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। तो हमने ही चुना है, तो हम तो एक्सेप्ट करेंगे ना उनको। और असेंबली में ज्यादातर इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टी के लोग थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर कहा कि भैया वो पार्टी जो है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल को लड़ रही थी। कांग्रेस में भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल ग्रुप ओपिनियन थे। असेंबली जो है वो कांग्रेस पार्टी में कुछ मेंबर ऐसे थे असेंबली में जो कांग्रेस पार्टी से राय नहीं रखते थे, कांग्रेस पार्टी को राय नहीं रखते थे कांग्रेस पार्टी से। असेंबली में बहुत ज्यादा डिफरेंट लैंग्वेज, कास्ट, ग्रुप, कल्चर के भी लोग थे। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हालांकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लोगों को चुन के ही चुना था, हमने चुना था लोगों को, लेकिन उसके कॉम्पोजिशन में डिफरेंट थे। यानी कि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो लोग थे वो बेसिकली अलग अलग लोग थे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे थे जो अलग अलग धर्म के थे, कुछ लोग कास्ट के थे। लेकिन फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो वर्क किया गया था वो स्कैंसिटी है, यानी कि पवित्रता। स्कैंसिटी का मतलब होता है पवित्रता।
तो पवित्रता देता है कॉन्स्टिट्यूशन को, इसलिए मुझे आज भी एक्सेप्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो सिस्टमेटिक वर्क किया गया था, कॉन्सेंसल मैनर में किया गया था, सोच समझ के किया गया था, उसकी वजह से आज हम उसको मानते हैं सब लोग। ठीक है। जैसे आपको पता है कि वो उसके बाद, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल उसमें डिसाइड हुए थे, बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर बात हुई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन बने थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कब बने थे? 29 अगस्त 1947 में। उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, और वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट हो गया था फिर 26 नवंबर को। और बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ था कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्लोज बाय क्लोज। क्लोज क्या होता है? क्लोज होता है, क्लोज का मतलब आपके यहाँ पर ग्लोसरी में लिखा हुआ है, अ डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का एक अंश, जैसे डॉक्यूमेंट का पहला हिस्सा, इसे बोल दिया क्लोज, क्लोज वन। फिर दूसरा हिस्सा क्लोज टू। तो डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है? क्लोज। ठीक है। तो ऐसे कई सारे क्लोज के ऊपर डिस्कशन हुआ, कई सारी उसमें अमेंडमेंट करी गई। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस, संशोधन। बहुत सारे चेंजेस करने के बाद फाइनली 114 दिन के बाद, देखो, 9 दिसंबर से वर्क चालू हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन, 9 दिसंबर 1946 में, लेकिन 26 नवंबर तक काम चलता रहा। फिर जाके 114 दिन के बाद फाइनली जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना, और 3 सालों से ऊपर का टाइम लग गया। आपको सही बताऊं तो 2 साल 11 महीने और 26 दिन लगे। ठीक है। 2 साल 11 महीने, सॉरी, 2 साल 11 महीने, और आपके सामने कितना टाइम लगा? 17 दिन। इतना टाइम लग गया था, 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे, क्योंकि 26 नवंबर, बेसिक, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको बता दूं कि, क्योंकि बेसिकली हम जो ये 17 दिन कह रहे हैं ना, ये कब कह रहे हैं? 26 नवंबर तक कह रहा हूं मैं, यानी कि जब रिपब्लिक डे मनाया जाता है, क्योंकि रिपब्लिक डे के दिन ही मैंने मान लिया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो उसके हिसाब से फिर आप देखोगे तो 2 साल 11 महीने और 17 दिन जाके लग गए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। और हर एक डॉक्यूमेंट के जो जो डॉक्यूमेंट की जो बात है, डॉक्यूमेंट में जो भी बताया गया है, जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिस्कशन हुआ, एक एक चीज को आज भी रिकॉर्ड करके प्रिजर्व करके रखा गया है, बचा के रखा गया है आज भी। जो भी बातें करी गई है कि अलग अलग जो सेक्शन बने हैं उसके अंदर, उसके ऊपर आज भी जो बात हुई थी उसको रखा गया है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट के ऊपर वो, उसको बोला कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट बोला जाता है। ठीक है। तो ये डिबेट आज भी है, ताकि हम समझ सके कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें लिखी गई है वो क्यों लिखी गई है, उसे बोलते हैं रैशनल है। समझ आ गई बात? तो बेसिकली आपको समझ में यहां तक आ गया। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो हमें समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में कैसे बना, है ना, किस तरीके से बना। अब गाइडिंग वैल्यू क्या है? ठीक है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एक एक चीज का मतलब समझिए। पहले फिलोसफी का मतलब समझ लीजिए। फिलोसफी, फिलोसफी क्या होती है? एक विचारधारा, या फिर इसको कह देगा आपकी सोच क्या है। तो मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग वन थॉट एंड एक्शन। किसी भी चीज को जो आप सोच रहे हो, वो सोचने के पीछे आपकी क्या प्रिंसिपल है, किस वजह से वो सोच रहे हो, आपके सोचने का तरीका क्या है, उसे बोलते हैं फिलोसफी। यानी कि आपकी क्या विचारधारा है। सपोज करो कि मैं कह रहा हूँ कि इंडिया बहुत ही बहुत ही बढ़िया कंट्री है, तो ये आपकी फिलोसफी है कि हमारी ये बीजेपी पार्टी बेकार है, ये आपकी फिलोसफी है। समझे? तो ऐसे हमारी फिलोसफी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे। क्या फिलोसफी थी? जैसे आपको पता है कि हमारा भैया कंट्री में बहुत दिक्कत थी, लोगों को भेदभाव करा जाता था। तो आपकी फिलोसफी क्या बन गई कि भैया इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी को भेदभाव ना करो, है ना। तो ये फिलोसफी कहते हैं, इसे इसे वैल्यूज भी बोलते हैं। ये आपकी वैल्यू होगी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मेन रीजन क्या है? इक्वालिटी होनी चाहिए सबके पास, है ना। ऐसे ही हमारी कंट्री में फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, कोई झगड़े ना हो। हमारी कंट्री रिपब्लिक कंट्री होनी चाहिए, यानी कि चुनी हुई सरकार बने, चुनी हुई सरकार।
ऐसा ना हो कि यहाँ पर राजा का राजा, समझ रहे हो। ऐसे ही हमारे कई सारे फिलोसफी बनी, इक्वलिटी, ठीक है, फ्रीडम होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। ऐसे कई सारे बने। और ये सारे यही टॉपिक है हमारा, गाइडिंग वैल्यूज होंगे, यानी कि हमारी जो ओवरऑल फिलोसफी है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे, वो क्या रही है, उसको हम समझेंगे। तो हमारी जो फिलोसफी है वो हमारा बेसिकली बहुत सारी है। पहले तो ये टॉपिक है द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, कि हमने जो सपना देखा और जो प्रॉमिस किया उसके ऊपर कहानी। बेसिकली जो सपना देखा लोगों ने और जो प्रॉमिस किया था, वहीं से हमारी फिलोसफी बनी है। सबसे पहले जो सपना देखा था वो महात्मा गांधी जी ने देखा था। महात्मा गांधी जी मेकर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ही वॉज नॉट अ मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, लेकिन उन्होंने उनके जो विजन है, उनकी जो सोच है, उसी सोच को लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे वैल्यू डाली। जैसे उन्होंने एक मैगजीन लिखी थी, यंग इंडिया, 1931 में। उन्होंने ये कहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उन्होंने उसके ऊपर बात करी थी यंग इंडिया मैगजीन के अंदर। तो हमने उसी को लेते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिलोसफी डाली गई। जैसे इन्होंने देखो ये इतनी बड़ी एक बात की, ये बात की गई, ये गांधी जी ने कहा हुआ है, आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम पॉइंट्रोज, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए, महात्मा गांधी कह रहे हैं, कि जो हमारा इंडिया को, ये जो जेल है, जो बंदिश है, जो हम बंदर बन के रह रहे हैं ब्रिटिश के राज में, उससे अलग हो जाए। और वो चाहते थे कि गरीब को सबसे ज्यादा उसकी आवाज सुनी जाए। गांधी जी ने ये कहा है, ठीक है, इन विच कोई हाई क्लास लो क्लास सोसाइटी में ना हो, पूरा कंट्री बहुत ही अच्छे से रहे, कोई भेदभाव ना हो गरीब और अमीर के बीच में, ये सब चाहते थे। ठीक है, कि वुमेन को पूरा राइट मिले, तब मैं सेटिस्फाई होगा। महात्मा गांधी जी कह रहे हैं तब मुझे संतुष्टि मिलेगी, जो हमारे कंट्री में गरीबी वगैरह ना हो। ठीक है, तो उसी के ड्रीम को रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो दिस ड्रीम ऑफ इंडिया, कि जो हमारे कंट्री में इनइक्वालिटी ना हो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी कहा ये, कि हमारी कंट्री में ड्रीम ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी को खत्म करा जाए। डॉक्टर बी एंड के जी, उनकी उनका बहुत बड़ा रोल था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वैल्यू डालने में, ये फिलोसफी डालने में। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये कहा है, देखो, ऑन 26 जनवरी 1950, कि वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, जहां पर सब जगह इक्वालिटी होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को हम अच्छे से जिएंगे, जहाँ पर ऐसा सोशल स्ट्रक्चर बनेगा जहाँ पर वन मैन को वन वैल्यू मिलेगी, सब लोगों को इक्वल अधिकार मिलेगा, इक्वल अधिकार मिलेगा, उसके ऊपर बात करेगी थी ना। तो वही वो कह रहा है। ठीक है, द ड्रीम, और डॉक्टर बी अम्बेडकर जी का यही ड्रीम था सबसे बड़ा, कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनइक्वालिटी है उसको हटाया जाए। उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा महात्मा गांधी जी को भी, उसके विजन में भी। उन्होंने उन्होंने क्रिटिसाइज क्यों करा, क्योंकि महात्मा गांधी जी ना, जो मतलब वो गरीबों को कई बार प्रेफर ज्यादा करते थे, तो इसीलिए। तो इन इस कंक्लूडिंग स्पीच कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इन्होंने कहा, ये कहा, ये जो हमने पढ़ा, ठीक है, हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन अवर सोशल इकोनॉमी, इफ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट लॉन्ग, तो हम कभी भी डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने भी बहुत अच्छी स्पीच दी 15 अगस्त को 1947 में। उनकी बहुत बड़ी स्पीच देखो ये वाली है। उन्होंने अपनी बात रखी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, क्या कैसा होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। कि उन्होंने कहा कि लॉन्ग ईयर एगो वी मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी। इसका मतलब हिंदी में पता क्या होता है? भाग्य, भाग्य के साथ प्रयास करें। इसका मतलब ये होता है कि हमने ट्रस्ट और डेस्टिनी के साथ प्रयास करा, यानी कि बहुत साल पहले हमने भाग्य के साथ हमने प्रयास करा कि हाँ, हम अगर काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा। इसे बोलते हैं ट्रस्ट, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। मतलब हमने काम करा ये सोचते हुए कि हम आगे जाके हमें अच्छी लाइफ मिलेगी, यानी कि हम आगे जाके आजादी की तरफ बढ़ेंगे। नाउ द टाइम कम, वो कहता है कि अब वो टाइम आ गया है जिसकी वजह से हमें आजादी मिल गई है। तो आजादी, क्योंकि आजादी के दिन उन्होंने स्पीच दी थी ना, कि हमने जितना मर्जी इतनी इतनी जो मेहनत करी है आजादी के लिए, वो आखिरकार आज वो टाइम आ गया। तो एट मोमेंट कम्स, हमने बहुत ज्यादा अपनी हिस्ट्री को, बेसिकली जो हिस्ट्री थी उसको हमने समझा। और अ मोमेंट कम विच कम्स बट रियली इन हिस्ट्री, कह रहे हैं ये मोमेंट बहुत ही कम आता है इतिहास में,
लेकिन आज वो मूवमेंट आ गया है, ठीक है, जो आज हमने बेसिकली अब नेशन को एक सोल दे रहे हैं, नेशन को एक आत्मा दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा बन गया था उस टाइम पहले। और उसके बाद फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने कहा कि भैया आज़ादी और जो पावर है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है हमें। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देता है कि हमें अब लोगों के लिए काम करना है, हम सोवेरियन हो चुके हैं, मतलब हमारे ऊपर अब पूरा, पहले ब्रिटिश के ऊपर डिसीजन, पहले ब्रिटिश के ऊपर राय रूल करते थे, अब हम रूल करेंगे। तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, वो कह रहा है, ठीक है। उसके बाद द फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ ईज और रेस्टिंग, बट इंस्टेंट इज ट्राइंग सो दैट वी मे फुलफिल द प्लेजेस। कह रहे कि जो भी हमने अब कस्में खाई है उसको पूरा करेंगे, ठीक है। द सर्विस ऑफ इंडिया में सर्विस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, वो कह रहा है कि हम अब देश के लिए सेवा करने जा रहे हैं। ये देश के लिए सेवा सभी लोगों की करेंगे, जो जिन्होंने जिन्होंने भी बहुत ज्यादा सफर करा है इंडिया के लिए, उनके लिए हम सेवा करेंगे। सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, इनइक्वालिटी नहीं रहेगी, गरीबी की मदद, गरीबों को मदद करेंगे। ये सब जो भी एक आम आदमी का एम्बिशन है उसको पूरा करेंगे, ये मतलब उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू जी, समझ गए। उसके बाद हमारा आप देखो अगला टॉपिक वही है, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिलोसफी यानी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फिलोसफी, पहले तो हमने समझा कि फिलोसफी आई कहां से, वो कहां से आई, लोगों के ड्रीम से, लोगों के प्रॉमिस से। किसके ड्रीम, किसके प्रॉमिस, जैसे महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इनके ड्रीम और प्रॉमिस से हमारा आई। लेकिन फिलोसफी है क्या, अब उसको समझते हैं। तो जो हमारी जो फिलोसफी लिखी गई है ना, वो लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। जी हाँ, प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है, फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज होता है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को खोलोगे तो उसका जो पहला इंट्रोडक्टरी पेज होता है, जैसे आप बुक खोलते हो तो बुक का चैप्टर खोलने से पहले, बुक का पहले इंट्रोडक्टरी पेज होता है, इंट्रोडक्शन लिखी होती है सारी। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन लिखी जाती है, वो प्रियम्बल कहते हैं उसे। उसकी डेफिनेशन भी पढ़ लो एक बार। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, देखो। देखिए, पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की डेफिनेशन क्या थी, कुछ भी चेंज लाना कॉन्स्टिट्यूशन में। जब सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी चेंज है, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी कौन है, पार्लियामेंट में। और प्रियम्बल देखो ये लिखा हुआ है, प्रियम्बल क्या होता है, एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिकली बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे रीजन क्या था, क्या क्या वैल्यू, क्या क्या उसमें अंदर वैल्यू लिखी गई है। वैल्यू समझ रहे हो, जैसे वही इक्वालिटी फलाना जो महात्मा गांधी जी ने कहा, जो उन्होंने कहा, जो लोगों के सपने हैं, उसको दिखाता है। और ट्रिस्ट का मतलब लिखा हुआ ना, कोई मीटिंग प्लेस। ट्रिस्ट का मतलब होता है कोई मीटिंग प्लेस जहां पर सब लोग एग्री करते थे, ठीक है, वो ट्रिस्ट होता है। यानी कि विश्वास, या कह सकते हो जहां पर लोग सब एग्री करते हैं। टेम्पल बनाया गया, उसमें क्या लिखते हैं, बहुत सारी वैल्यूज लिखते हैं। और ये वैल्यूज कहाँ से आई, लोगों के ड्रीम से, लोगों के ड्रीम और लोगों के सपने से, लोगों के प्रॉमिस से। जैसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर ने प्रॉमिस जो किया, लोगों के जो सपने थे, क्या क्या सपने थे लोगों के, जैसे वो चाहते थे कि भैया हमारे कंट्री में भेदभाव ना हो, इक्वालिटी आए, फ्रीडम हो सबके पास, आजादी होनी चाहिए, है ना, जस्टिस होनी चाहिए, न्याय हो सबके सबके लिए। उसके बाद हमारे कंट्री में बेसिकली, हमारी कंट्री रिपब्लिक होनी चाहिए, चुनी हुई सरकार बने। तो ऐसे कई सारे वैल्यूज थे जो कि हमारे कंट्री में बने, उसे प्रेम्बल में लिखा जाता है। तो देखो, जो वैल्यूज लोगों को इंस्पायर करते हैं, गाइड करते हैं, जो फ्रीडम स्ट्रगल में, जो आजादी के लिए हमने संघर्ष किया, उससे जो वैल्यू निकल के आए, उसकी वजह से हमने उसको कहाँ डाल दिया, वो हमारे इंडिया डेमोक्रेसी के फॉर्मेशन फाउंडेशन बन गए। जो भी आजादी के संघर्ष से जो वैल्यू निकल के आए, वो हमें इंस्पायर करते हैं, गाइड करते हैं, और वो हमारे फाउंडेशन बन गए इंडिया डेमोक्रेसी के। और उसे हमने उस वैल्यू को इम्बेड कर दिया, इम्बेड का मतलब अटैच कर दिया, किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर, समझ गए। और वो हमें गाइड करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल बनाने में। बेसिकली हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो अलग अलग आर्टिकल में डिवाइडेड है। आर्टिकल क्या होता है, हमने क्या करा, अलग अलग सेक्शन बना दिए। जैसे कि अब इतना, इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन बातें हैं, उन बातों को हम कैसे डिवाइड करेंगे, हमने पहले क्या करा, आर्टिकल बनाने से भी पहले हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स बनाते हैं, पार्ट्स। जैसे पहला पार्ट, उसके अंदर बात की जाएगी कि भाई हमारे कंट्री के नाम, नाम में अगर कोई छेड़छाड़ करनी है, तो कंट्री के नाम में छेड़छाड़ करेंगे तो उसका पहला पार्ट है। जैसे आपके चैप्टर होते हैं,
आपके बुक में चैप्टर बनाए गए। ऐसा तो नहीं है कि ना पूरी बुक को आपने सीधा पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दिया, तो किसी को समझ में आएगा? नहीं। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करा गया, पहले अलग अलग चैप्टर बनाए गए, उसे पार्ट बोल दिया। और हर एक चैप्टर में जो भी बातें हैं, उन बातों को क्या करा गया, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करा गया कि एक बात को कहाँ लिखा गया, एक आर्टिकल कह दिया कि एक आर्टिकल 1 बना दिया। ये आर्टिकल 1 बात करेगा कि अगर किसी कंट्री के नाम को चेंज करना है, किसी कंट्री के नाम, स्टेट के नाम को चेंज करना है, तो ये आर्टिकल 1 बना दिया। आर्टिकल 2 बना दिया इस चीज के लिए, आर्टिकल 3 बना दिया, ऐसे कई सारे आर्टिकल बना दिए। तो आर्टिकल क्या है कि बेसिकली जो भी रूल्स है उसको डिवाइड कर दिया, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और उसको आर्टिकल बना दिया एक एक, कि भैया इस आर्टिकल 1 में सिर्फ ये वाला रूल है, इस आर्टिकल में ये रूल, ताकि अगर मुझे किसी किसी रूल को चेंज करना है तो कैसे चेंज करूंगा, मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल है। अगर ये सारे रूल एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखे जाएंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा कि भैया कौन सा रूल किस चीज के लिए है, और चेंज भी नहीं हो सकता वो। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस रूल को अलग अलग चीजों में डिवाइड करना पड़ा है, ताकि मैं सिर्फ क्या देखूंगा, एक आर्टिकल को देखूंगा और उस रूल के बारे में मुझे जानकारी मिल जाएगी, वरना मुझे ढूंढना पड़ेगा। समझ गए? तो आर्टिकल बना दिए। और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा एक शॉर्ट स्टेटमेंट लिखी जाती है, बेसिक वैल्यू लिखी जाती है, उसी को प्रेम्बल बोलते हैं। तो प्रेम्बल की डेफिनेशन यहाँ से लिखनी है कि प्रेम्बल जो आपको गाइड करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो बिग बिग होता है शॉर्ट वैल्यू से प्रेम्बल बोलते हैं। हमने बहुत सारा अमेरिकन मॉडल से इंस्पिरेशन ली है, बहुत सारे कंट्री से इंस्पिरेशन ली है। और जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स का देख सकते हो प्रेम्बल, ऐसा लिखा जाता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि हमारे जो लोग हैं, जैसे हमने बताया कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है बेसिकली, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, हमारी कंट्री रिपब्लिक का मतलब क्या है, चुनी हुई सरकार। कौन चुनेगा? पीपल। तो ये हमेशा ये लिखा जाता है, वी द पीपल, यानी कि हमारी कंट्री किसकी है, पीपल की है, क्योंकि हमारी सरकार कौन चुनती है, पीपल। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन उसका है। साउथ अफ्रीका का देखो जो स्टार्टिंग में लिखा रहा था, साउथ अफ्रीका का प्रियम्बल जो लिखा रहा था, अब समझ में आया प्रियम्बल का मतलब क्या है। तो ये प्रियम्बल देखो साउथ अफ्रीका का है, पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा अपना प्रियम्बल पढ़ना है आपने। यहां से आप लिख सकते हो फीचर्स, अगर आपसे कोई पूछे फीचर्स ऑफ प्रेम्बल ऑफ इंडिया, तो यहां से फीचर्स लिखने हैं। देखो पहला फीचर क्या है कि प्रेम्बल जो है वो एक पोयम जैसा होता है। जैसे हम कई बार, आप स्कूल में जाते हो तो एक प्रेयर बोलते हो ना, प्रेम, डेली डेली प्रेयर बोलते हो, वैसे प्रेम्बल एक तरह का पोयम है, पोयम जैसा है डेमोक्रेसी की। इसमें फिलोसफी लिखी जाती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे रीजन क्या था। ये आपको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कि जो भी हमारा लॉ है, जो भी हमारा एक्शन लेगी गवर्नमेंट, उसको कैसे एग्जामिन करा जाएगा। यानी कि हमारा गवर्नमेंट सही कर रही है काम या गलत कर रही है, उसको प्रियम्बल से देखा जाएगा। क्या हमारा गवर्नमेंट इक्वालिटी की तरफ बढ़ रही है, क्या गवर्नमेंट कोई गलत काम तो नहीं कर रही, वो गलत काम कैसे नहीं कर रही, समझ कैसे आएगा, प्रियम्बल के अकॉर्डिंग। तो प्रियम्बल से हम समझ सकते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी की आत्मा है, सोल है, आत्मा। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा। तो देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कुछ ऐसा दिखता है, इस तरह से देखोगे तो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा स्टार्ट ऐसा होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो देखो वही लिखा हुआ है कि पहला लाइन वही लिखी हुई है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या, कि हमारा जो सरकार है वो पीपल चुनती है, पीपल के चुनी हुई सरकार के लोग हमारे हमारी कंट्री को चलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं उसे, कि हम जिनको चुनते हैं वो चलाते हैं। उसके बाद देखो वही लिखा हुआ है, हैविंग सोल्डेमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवेरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। चारों का बहुत बड़ा मतलब है। सोवेरियन का मतलब होता है कि हम जिनको हमने चुना, उसके मतलब हमारे पास, पीपल के पास, जो पीपल है उनके पास पूरा सुप्रीम राइट है डिसीजन लेने में। यानी कि कोई बाहर की गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेगी, कोई मोनार्ची नहीं है, कोई सरकार, दूसरी सरकार डिसीजन नहीं लेगी। जैसे पाकिस्तान में सरकार जिसको हमने चुना वो डिसीजन नहीं लेती है, बल्कि डिसीजन कौन लेता है, मिलिट्री। तो उसे सोवेरियन कंट्री नहीं कहेंगे। सोवेरियन किसे कहते हैं, कि जिनको हमने चुना वो ही सारे डिसीजन ले रही है, इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में कोई बाहर की गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले रही। समझ रहे? सुप्रीम पावर किसके पास होनी चाहिए डिसीजन लेने की, जिनको हमने चुना। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, कि जो हमारी कंट्री की जो पैसा है वो सब लोगों में इक्वल बटे, सोसाइटी में इक्वल बटना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को लैंड किसके पास होगा उसकी ओनरशिप को रेगुलेट करना है,
यानी कि हमारे कंट्री में सब लोगों को इक्वल अधिकार मिलना चाहिए। कोई भी पैसा किसी को बंटना है, कोई भी प्रॉपर्टी किसी को बंटनी है, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी को भेदभाव नहीं करना है। पैसा अगर किसी को बटेगा, सबको इक्वल बटेगा। सोशलिस्ट कंट्री है, यानी कि गवर्नमेंट सबको रेगुलेट करेगी। इसका मतलब ये भी होता है कि गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। सेकुलर कंट्री होती है कि किसी को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करा जाएगा, सब धर्मों को इक्वल अधिकार मिलेगा। और डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या था, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, ऐसी गवर्नमेंट जहां पर लोग चुनते हैं, पीपल के पास अधिकार होता है वोट करने का, और वो अपने सरकार को चुनते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक। उसके बाद आगे लिखा गया जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें लिखी गई। ठीक है। देखो वो आगे लिखा हुआ है, इन अवर 26 नवंबर को बनाया गया था ना। तो लिबर्ट, ये सब का मतलब क्या है, आप देखो, जस्ट रिपब्लिक का मतलब क्या है, हेड ऑफ द स्टेट। यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट किसे कहते हैं, प्रेसिडेंट को कहते हैं। हेड ऑफ द स्टेट किसे कहते हैं, प्रेसिडेंट। स्टेट का मतलब यहाँ पर वो राज्य नहीं है, यहाँ पर स्टेट का मतलब है पूरा नेशन। तो जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, या फिर वो कौन चुनता है, हेड ऑफ द स्टेट को कौन चुनता है, एक इलेक्टेड पर्सन होगा, मतलब चुना जाएगा उसे। ये नहीं होगा कि पहले से जो जो उसका पापा, जैसे कि होता है ना कई बार, किंग कौन, जैसे किंग कैसे बनता है, राजा कैसे बनता है, कि राजा का बेटा पहले राजा बन जाता था, राजा का बेटा राजा, और वो सरकार चलाता था। लेकिन रिपब्लिक का मतलब क्या है, कि हम चुनेंगे, जो हमारा प्रेसिडेंट होगा कंट्री का, यानी जो कंट्री का प्रेसिडेंट होगा वो हम चुनेंगे। इसको आप ये भी कह सकते हो, प्राइम मिनिस्टर भी बोल सकते हो। हालांकि हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन हमारे कंट्री में हम प्राइम मिनिस्टर ज्यादा चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। तो जो भी हमारे कंट्री का जो मेन रूलर होगा उसको हम चुनेंगे, कहने का मतलब ये है। समझ गए। जस्टिस का मतलब वही है कि जो न्याय करेंगे वो सबके लिए बराबर होगा, किसी को भेदभाव नहीं करा जाएगा धर्म के आधार पे, कास्ट के आधार पे, जेंडर के आधार पे, कि हम इसको न्याय कम करेंगे, इसको ज्यादा करेंगे। ठीक है। न्याय सबके लिए बराबर होगा। लिबर्टी का मतलब आजादी, किसी को रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि भाई आप यहां नहीं आ सकते। अब आप आपको आपको अगर गवर्नमेंट के कुछ खिलाफ बोलना है तो बोल सकते हो। इक्वालिटी का मतलब है वही कि सबको बराबर का अधिकार मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, भाईचारा, भाईचारा होगा, यानी कि सब लोग मेंबर जो है एक फैमिली की तरह रहेंगे, सब लोग आपस में एक भाईचारा की तरह रहेंगे। समझ गए। तो देखो जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है वो 42 अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, तब डाला गया था प्रेमबल के अंदर। 42nd अमेंडमेंट, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट बहुत सारी हो चुकी है। 2023 तक बताओ तो 105 अमेंडमेंट हो चुकी है। 105 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुकी है 2023 तक, बता रहा हूं मैं आपको। जब 42 अमेंडमेंट हुई थी तो ये सेकुलर वर्ड और सोशलिस्ट वर्ड डाला गया था। ठीक है। समझ आ गई हमारे बात। तो लास्ट टॉपिक हमारा है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। इंस्टीट्यूशन डिजाइन, इंस्टीट्यूशन डिजाइन होगी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया कैसा था, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग रूल कैसे लिखे गए थे, उसको उसको बनाया कैसे था, इसको बोलते हैं संस्थागत। इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं संस्था। तो संस्थागत डिजाइन, कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीजें लिखी गई, उसकी बात कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी वैल्यूज है उसको इम्पोर्ट करा गया था एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल बनाए गए हैं, जो भी चीजें लिखी गई है उसको बहुत सारे आर्टिकल में लिखी गई, वन आर्टिकल वन, आर्टिकल टू। जो सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जब स्टार्टिंग में बनाया गया था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल पता कितने थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल उस समय जब पहली बार बनाया गया था, जब हमारा पहली बार 26 नवंबर को बनाया गया था, तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहली बार आर्टिकल लिखे गए थे वो 395 आर्टिकल बनाए गए थे। आर्टिकल में बहुत सारे अलग अलग, हर आर्टिकल में अलग अलग रूल है। उसके बाद 22 पार्ट में डिवाइडेड था कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 22, जैसे पहले पार्ट बनते हैं, चैप्टर, जैसे आपके चैप्टर होते हैं, और चैप्टर के अंदर टॉपिक होते हैं ना, उसे आर्टिकल बोलते हैं समझ लो। जैसे आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर में अलग अलग टॉपिक है, जैसे फिलोसफी ऑफ द इंडियन क्वेश्चन टॉपिक का नाम है ना। एक तो है आपकी बुक में, सिविक्स की बुक में, मान लो 22 चैप्टर है। ठीक है, वैसे आपके 22 चैप्टर है नहीं, मान लो 5 चैप्टर है सिविक्स की बुक में, 5 चैप्टर में हर एक चैप्टर में अलग अलग टॉपिक होते हैं।
तो अलग अलग टॉपिक आर्टिकल बोल दिए। और उसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे कि जिसको, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल होते हैं जिसको बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं, उसको डाल दिया, उसको बोला गया शेड्यूल। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब स्टार्टिंग बना था तो उसमें 8 शेड्यूल बनाए गए थे। शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल में ऐसे आर्टिकल डाले गए हैं जिसको मैं बहुत जल्दी चेंज कर सकता हूँ, जिसको चेंज करना आसान है। ठीक है, जिसको चेंज करना बहुत आसान है। जैसे जैसे लैंग्वेज, कंट्री में लैंग्वेज कोई ऐड करनी है ना, तो बहुत जल्दी ऐड कर सकता हूँ, शेड्यूल में लिखी गई है। ठीक है, लेकिन आज की डेट में बात करूँ 2023 में बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं। करंट में बात करता हूँ तो करंट कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल है, कितने शेड्यूल है, कितने बेसिकली पार्ट्स है, वो सब बदल गया। तो वो भी पता होना चाहिए। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे करंट में कितने शेड्यूल है, कितने आर्टिकल है, ये सब बता देता हूँ आपको मैं। तो वो हमारे बताता हूँ मैं आपको कितने। देखो करंट में हमारे 470 आर्टिकल बन चुके हैं। जी हाँ, 470 आर्टिकल हो चुके हैं। 470 आर्टिकल हो चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ठीक है, उसके बाद 25 पार्ट बन चुके हैं हमारे। 25 पार्ट, जी हाँ, 22 की जगह 25 पार्ट हो चुके हैं। आर्टिकल देखो 470 हो चुके हैं। और साथ ही साथ हमारे 12 शेड्यूल बन चुके हैं। पहले 8 थे, अब 12 हो चुके हैं। जो पहले बना था तो ऐसा था, और अब आपके आज ही रह गया ऐसा है। समझ गए? तो ये पता होना चाहिए आपको। तो इसी को बोलते हैं, ये पूरा टॉपिक बेसिकली उसी चीज का है। पूरा टॉपिक वही है। तो वो कह रहा है कि देखो मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दिस अरेंजमेंट। हमें इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट करी गई, जो भी हमने वैल्यू को कॉन्स्टिट्यूशन में डालना था, तो उसको अमेंड कर देता है। देयर फॉर इट नीड्स टू बी अमेंडमेंट क्वाइट रेगुलरली। हमें जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यू डाली गई है उसको अमेंडमेंट कर जाता है। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज करा जाता है पार्लियामेंट के थ्रू, उसे बोला जाता है। तो दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको लगा कि हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जहां पर पीपल की जो एस्पिरेशन है, जो सोसाइटी में चेंज चाहते हैं, वो हो सके। ठीक है, तो वो स्टैटिक नहीं बनाना, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा बनाया गया। इसका मतलब ये है इस लाइन का कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा बनाया गया कि हम इसको चेंज भी कर सके, यानी कि अमेंडमेंट भी कर सके उसके अंदर। तो उसको अमेंडमेंट करा जाता है। सो दे मेड प्रोविजन, उनके उसके अंदर उन्होंने ऐसे प्रोविजन डाले गए, ऐसे रूल बनाए गए कि उसको चेंजेस करा जा सकता है टाइम टू टाइम। और ये चेंजेस को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यानी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा डिजाइन करा गया है कि जितने भी आर्टिकल है, जितने भी पार्ट है, इन सबको चेंज कर सकते हैं। तभी तो आप देखो 395 आर्टिकल से 470 हो गए, और 22 पार्ट से 25 पार्ट हो गए, है ना? तो वही लिखा था। तो इट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट। मतलब आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट है जो कि लीगल लैंग्वेज में, लीगल लैंग्वेज है, जैसे कि आर्टिकल लीगल लैंग्वेज है, किसी को समझ नहीं आएगा बहुत जल्दी से। तो बहुत डिफिकल्ट है इसको समझना, इंस्टीट्यूशन डिजाइन को। इंस्टीट्यूशन डिजाइन इसे बोलते हैं, इसको समझना बड़ा डिफिकल्ट है। तो इसलिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये इसलिए हमने डाला गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम समझ नहीं पाएंगे, आम जनता समझ नहीं पाएगी। तो आम जनता क्या करती है? गवर्नमेंट को चुनती है, वो अपने हिसाब से काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसे काम करेगी। हम जनता नहीं काम करेगी, सरकार काम करेगी। इट डिफाइन हाउ विल हैव हाउ मच पावर। कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करा गया कि किसके पास कितनी पावर होगी, लिमिट लगाई गई है। और राइट बताया गया सिटीजन की, सिटीजन के राइट बताए गए। बाकी चैप्टर में आप ये समझोगे कि क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेन मेन चीजें हैं, उसके ऊपर पूरा चैप्टर्स है। लेकिन आज की वीडियो आपको यही समझ होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वन शॉट में पूरा अच्छे समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।